मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लेसन नंबर 14 तक का पार्ट कवर कर लिया था, जो कि कैश फ्लो नाम से था। अब हम लोग हमारे इस सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन देख रहे हैं, जो कि हमारा रह गया था लेसन नंबर 1, अकाउंटिंग इन नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हमें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, इसका क्या होता है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी क्या होता है। इसमें दिया हुआ इंट्रोडक्शन में इसके मोस्ट पीपल लिविंग इन द सोसाइटी परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर देयर ऑन लाइवहुड एंड फॉर देयर फैमिलीज। मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब जो व्यक्ति रहते हैं वो अपनी सोसाइटी में अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, आर्थिक क्रियाएं करते हैं अपने स्वयं की रहने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। देयर आर आल्सो इंस्टीट्यूट एंड इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, और इसमें से कुछ इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए रहते हैं और कुछ इंडिविजुअली अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। वो परफॉर्म एक्टिविटीज़ विदाउट एनी मोटिव ऑफ प्रॉफिट, और इसमें से सोसाइटी में काम करने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से काम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड देयर एक्टिविटीज़ इंस्टीट्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट क्लासिफिकेशन एज अंडर ट्रेडिंग कंसर्न। आगे दिया हुआ है नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न में बिजनेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और एक्टिविटीज़ आएगी। तो बिजनेस का जो मेन मोटो रहेगा या जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो प्रॉफिट अर्न करने का रहेगा। और नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स यानी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो सोसाइटीज़ से जुड़े हुए काम होते हैं या वहाँ पर किए जाने वाले वो काम जो बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लाभ अर्जन करने के उद्देश्य से सिर्फ अपनी तरफ से सोसाइटीज़ को सर्विसेज देते हैं। मतलब सिर्फ हमारे समाज में रहकर वो काम करते हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना ना होते हुए सिर्फ सेवा करना होता है, तो वो नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न में काउंट होगा। अब इसमें दिया हुआ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इजीली अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अब नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं। इसमें दिया हुआ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उसमें आ जाएगा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़। मतलब यहाँ पे इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ हमें हमारे एजुकेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, सुविधाएं दी जाती हैं। इसलिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी, वो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काउंट हो जाएगी। सेकंड नंबर पर दिया हुआ है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में सोशल ऑर्गेनाइजेशन में लाइब्रेरीज़ है, हॉस्पिटल है। इनका उद्देश्य भी लाभ कमाना नहीं होता है, इनका उद्देश्य अपनी तरफ से समाज को सेवाएं प्रदान करना होता है। हॉस्पिटल्स में अच्छी फैसिलिटीज़ रहे, जो भी ट्रीटमेंट वहाँ पे दिया जाता है वो अच्छा हो। साथ ही साथ में लाइब्रेरीज़, जिनको लर्निंग का नॉलेज रहता है, जो लर्निंग में इंटरेस्टेड रहते हैं, रीडिंग में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो अलग अलग टाइप की कैटेगरीज़ की बुक्स वहाँ पे अवेलेबल रहती है ताकि वो अपनी हॉबी को डेवलप कर सकें। आगे दिया हुआ है रिलीजियस कंस्ट्रक्शंस फॉर टेम्पल है, गुरुद्वारा है, चर्च है। अब सामाजिक से अगर हम देखें तो सामाजिक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च ये सब भी काउंट होता है, क्योंकि इनका उद्देश्य अपने धर्म के प्रति जो भी ये सेवाएं देते हैं वो अपनी सेवाओं को प्रदान करना होता है, ना कि इनका उद्देश्य लाभ कमाना या किसी तरह का प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो इस तरह के यहाँ पे बहुत सारे नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जिनको हम लोग समझ सकते हैं कि इन सब के अंदर किए जाने वाले जो काम रहेंगे या ये सब किस कैटेगरी में आते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं नीड और ऑब्जेक्ट्स ऑफ बुक कीपिंग फॉर अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स क्या होती है, उनके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बुक कीपिंग के लिए, अकाउंटेंसी में इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, नीड होती है। तो सबसे पहले देखते हैं टू कैलकुलेट नेट बिजनेस इनकम। वन ऑफ द मेन पर्पज ऑफ मेंटेनिंग बुक बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न और प्रोफेशनल पर्सन इज नो नेट इनकम और सर्टेन पीरियड ऑफ एनी 1 ईयर। मतलब नेट फॉर बिजनेस की नेट इनकम को पता करने के लिए नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट किया जा सकता है, ताकि ये पता लगा सके कि गत वर्ष में या उस करंट ईयर में पर्टिकुलर उन्हें कितनी अर्निंग हुई है, क्योंकि ये भी अपने रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ताकि इन्हें पता चल पाए कि हमारे पास में इतनी अर्निंग पर्टिकुलर इस ईयर में हुई है। फॉर कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस, खर्चों के ऊपर, व्ययों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, खर्चों को एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करने के लिए भी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, ताकि यहाँ पर होने वाले एक्सेस एक्सपेंसेस
जो अति आवश्यक खर्चे हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहाँ पर, उनको हम लोग कंट्रोल कर सके या फिर बंद कर सके। थर्ड नंबर पे दिया हुआ है एक्सेस फाइनेंशियल पोजीशन। अपने बिजनेस, अपने ऑर्गेनाइजेशन की पर्टिकुलर फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए भी इन्हें अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं, ताकि पर्टिकुलर उस ईयर में इनको प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चल पाए कि इन्होंने एक्चुअल में कितनी अर्निंग करी है या कितना डोनेशन के बेसिस पर एक्सपेंसेस किया है। आगे दिया हुआ है टू पे इनकम टैक्स। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जब ये अपना अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इफ़ एनी, अगर इनको किसी तरह की इनकी जो इनकम रहती है वो एक्सेस टैक्स से बाहर हो, बाउंड्री से बाहर हो, तो उन्हें यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता है। टू कम्युनिकेट टू देयर मेंबर। इनका नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर्स रहते हैं, जितनी भी कमेटी रहती हैं, उन सब का वर्क डिपेंड रहता है। सारा वर्क सभी लोगों में कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, तो इस तरह से हमेशा इनका अपने मेंबर्स के साथ में कम्युनिकेशन बना रहता है। आगे दिया हुआ है टू कम्युनिकेट देयर डोनर्स। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न रिसीव सब्सक्रिप्शन फीस डोनेशन एक्सेट्रा। इस तरह से यहाँ पर ये अपने डोनर को, कम्युनिटी को बहुत सारे डोनेशन देते हैं, फीस पे करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सर्विसेज इन्हें प्रोवाइड की जाती है, तो इस तरह से ये सब चीज़ें भी इसमें काउंट होगी। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या विशेषताएं होती है, अब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो इसके यहाँ पर हमको 9 पॉइंट दिए हुए हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनकी क्या विशेषताएं होती है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है एक्सिस्टेंस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह की जो संस्थाएं रहती हैं वो अन्य लाभ कमाने वाली संस्थाओं से बिल्कुल डिफरेंट होती है, अलग होती हैं। द मैनेजमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज डन बाय इलेक्टेड और अपॉइंटेड टू एक्सक्लूसिव काउंसलिंग। इसमें जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का जो एक सिलेक्शन किया जाता है, या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो एक पूरी अपॉइंटमेंट दी जाती है, वो काउंसलिंग बेसिस पे और इलेक्शन बेसिस पर होती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप इन द फॉर्म ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी। इस तरह की जो संस्थाएं रहती हैं वो चैरिटेबल ट्रस्ट, इन्हें दान देने वाली संस्थाओं के द्वारा या सोसाइटी के द्वारा, समाज के द्वारा स्थापित की जाती हैं। पीपल हु गिव फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड मेंबर्स। इसमें जो लोग फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट करते हैं वो लोग इसमें मेंबरशिप पर वर्क करते हैं। आगे दिया हुआ है मेन सोर्सेज ऑफ देयर इनकम इज सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फीस, डोनेशंस, गवर्नमेंट एड एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। इन तरह की सोसाइटीज़ में, इन तरह की संस्थाओं में जो इनकम का जो एक मेन सोर्स रहता है, पैसे आने का जो एक मुख्य जरिया रहता है, वो सब्सक्रिप्शन रहता है, यानी चंदा, मेंबरशिप, सदस्यता शुल्क, डोनेशन, दान, और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया जाता है वो इनका मेन इनकम ऑफ सोर्स रहता है। आगे दिया हुआ है दे एडजस्ट देयर एनुअल सरप्लस और डिफिशिएट इन देयर कैपिटल फंड। इस तरह की जो भी एडजस्टमेंट रहती है वो सरप्लस की, या फिर जो भी हमारा एक फंड में जो भी एक डिफिशियंसी आती है, कमी आती है, वो एडजस्टेबल रहती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन मेक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर देयर अकाउंटिंग पर्पस। इस तरह की सोसाइटीज़ जो रहती है या इस तरह की जो संस्थाएं रहती हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी संस्थाओं में रिसिप्ट्स, पेमेंट अकाउंट मेंटेन करती हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करती है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है। आगे दिया हुआ है दे मेंटेन देयर अकाउंटिंग फॉर ऑन कैश बेसिस। इस तरह की सोसाइटी, इस तरह की संस्थाओं में जो काम किया जाता है वो अकाउंटिंग बेसिस पर किया जाता है और कैश बेसिस पर किया जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। लाभ न कमाने वाली संस्थाएं और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी जो प्रॉफिट के पर्पस से अपने बिजनेस को स्टार्ट करती हैं। ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव इज सोशल वेलफेयर एंड एक्टिविटीज़। इसका मुख्य उद्देश्य जो रहता है वो सोशल वेलफेयर यानी सामाजिक भलाई करना या समाज की सेवा करना होता है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इज़ टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज़। और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य या जो मेन पर्पस रहता है वो प्रॉफिट अर्न करना रहता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। इसमें नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, एनपीओ में जो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं
उसमें फर्स्ट होता है फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर यानी आय व्यय खाता, और बैलेंस शीट यानी चिट्ठा। और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो मेनली बिजनेस पर्पज से जो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं वो ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट रहती है। ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट हम लोग 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। नाउ इसमें नेक्स्ट नंबर पे दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट और कैपिटल फंड। दे मेक कैपिटल फंड, दे मेक कैपिटल अकाउंट। इसमें पूंजी का संचय किया जाता है, एक फंड तैयार किया जाता है कि हमारा फंड हमेशा रेडी रहे, कैपिटल हमारे पास रहे हमेशा स्टॉक में, और दे मेक कैपिटल अकाउंट, और इसमें पूंजी खाता बनाया जाता है। रिजल्ट, दिस ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट सरप्लस और डिफिशिएट। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं वो सरप्लस और डिफिशिएट के बेसिस पे किए जाते हैं, प्रॉफिट और लॉस के बेसिस पे, और इसमें किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस और प्रॉफिट, surplus or loss of this organization is not distributed but is adjusted to capital fund। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाता लेकिन कैपिटल फंड के साथ एडजस्टमेंट हो जाता है। और प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑनर ऑफ द बिजनेस और एडजस्ट देयर कैपिटल। और इसमें लाभ हानि का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का ऑर्गेनाइजेशन जो किया जाता है वो ऑनर के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। आगे दिया हुआ अकाउंटिंग सिस्टम और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अकाउंटिंग सिस्टम में किस तरह से एनपीओ में अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, तो इसके लिए हेडिंग दी है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोफेशनल मेंटेन देयर अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसमें अकाउंट्स जो प्रिपेयर किया जाता है एनपीओ में वो डबल एंट्री बेस्ड होता है, बट द अकाउंटिंग मेथड ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिंग कंसर्न। डबल एंट्री बेसिस पे सिस्टम लागू किया जाता है लेकिन ये बिजनेस के अकाउंटिंग कंसर्न से पूरी तरह से डिफरेंट होता है। द मेथड विच इज़ यूज्ड बाय ट्रेडिंग कंसर्न इज कॉल्ड मैकेनिकल सिस्टम और बुक कीपिंग। मतलब व्यापार के लिए जो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं उससे हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में बुक कीपिंग कहते हैं। बट द मोटिव ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अर्न प्रॉफिट बट प्रोमोट द एक्टिविटीज, देयर फॉर कीप देयर अकाउंट ऑन बेसिस ऑफ कैश सिस्टम। और ट्रेडिंग कंसर्न के हिसाब से इसमें जो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं वो बुक कीपिंग बेस्ड होते हैं, बट द मोटिव ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एनपीओ का जो मेन पर्पज़ रहता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है बल्कि उसके साथ ही साथ में नई नई एक्टिविटीज़ करना होता है, सोशल वेलफेयर होता है। और इसमें जो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं उसका जो मेन बेस होता है वो होता है केस सिस्टम। अब हम लोग इसमें होने वाले अकाउंट जो कि रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में है, हम लोगों ने जैसा थ्योरी में पढ़ा वो हम लोग अब देख रहे हैं कि रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट के आगे की हमको डिटेल क्या दिए हुए। इसमें फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है रीज़न फॉर अडॉप्टिंग कैश सिस्टम। इसमें कैश सिस्टम को ही क्यों अडॉप्ट किया जाता है, कैश बेसिस पर ही इसमें सारा ट्रांजेक्शन क्यों होता है। तो उसमें फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है कैश ट्रांजेक्शन, दिस इंस्टीट्यूशन प्राइमरी डील इन कैश सिस्टम वॉज अकाउंटिंग फॉर मोर अप्रोप्रिएट। इस इंस्टीट्यूशन में जो मेन बेस जो रहता है या जो डीलिंग रहती है वो पूरी कैश बेसिस पे ही होती है, इसलिए इसमें कैश सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है। सेकंड नंबर पे दिया है इजी मेथड, कैश सिस्टम इज एन इजी मेथड एंड रिक्वायर द मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक एंड लेजर बुक विच दे इजी टू मेंटेन। दिस मेथड इज ऑल्सो ईजी टू लर्न। और इसमें जो मेथड रहती है कैश सिस्टम की वो भी बहुत ईजी होती है क्योंकि इसमें दो ही चीज़ों को प्रिपेयर करना होता है, कैश बुक और लेज़र, और जो कि मेंटेन करने में भी आसान होती है और साथ ही साथ में सीखने के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आगे दिया हुआ ट्रेंड एम्प्लॉयड आर नॉट रिक्वायर्ड। कैश सिस्टम को फॉलो अगर किया जाता है एनपीओ में नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तो हमें बहुत क्वालिफाइड या ट्रेंड एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि जो इसकी बुक रहती है वो इजीली ट्रेनिंग देके या एक सिंपल एक्सपीरियंस बेसिस पर भी मेंटेन की जा सकती है। आगे दिया हुआ है लेस एक्सपेंसिव। इस तरह की जो बुक्स प्रिपेयर करना होती है वो बहुत लेस एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है। छोटी सी पुस्तक को मेंटेन करने से, नॉन ट्रेंड एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने से भी ये इजीली मेंटेन हो जाता है पूरा बिजनेस अच्छी से। इसमें आगे दिया हुआ है नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसमें किसी भी तरह का क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं किया जाता है, मतलब उधार खर्चे या उधार तरह के किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन को इसमें, उधार व्यवहार को इसमें नहीं लिखा जाता है। नॉलेज अबाउट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, इसके लिए ये ज़रूरी है कि रिसिप्ट्स और पेमेंट का हमें नॉलेज हो, तभी हम लोग अपनी बुक को कैश सिस्टम के बेसिस पर इजीली मेंटेन कर सकते हैं। लिमिटेड ट्रांजेक्शन, इसमें जो ट्रांजेक्शन रहते हैं वो बहुत लिमिटेड रहते हैं, मतलब रिलेटेड रहते हैं हमारे टर्म्स से, उसके अलावा इसको बाकी चीज़ों में इसमें मेंशन नहीं किया जाता है।
ट्रायलिंग द एक्यूरेसी, टेस्टिंग द एक्यूरेसी, ट्रायल बैलेंस इसमें बनाया जाता है, जिससे हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड की यानी रिसिप्ट्स, पेमेंट या इनकम एक्सपेंडिचर की हम लोग एक टेस्टिंग कर सकते हैं कि हमारे अकाउंट सही से प्रिपेयर हो पाए हैं या नहीं। नॉलेज अबाउट सरप्लस एंड डिफिशिएट, अगर हमारे बिजनेस में सरप्लस एक्सेस हुआ है तो हम ये मानते हैं कि हमारी इनकम अच्छी हुई है, मतलब हमें रिफंड ज़्यादा हुआ है। और अगर हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट की जगह लॉस यानी डिफिशिएट यानी बैलेंस में डिफरेंस आता है। तो ये इजीली इस कैश सिस्टम को फॉलो करने से या डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने से हमें पता चल जाता है। मेकिंग द बैलेंस शीट, मेकिंग ऑफ बैलेंस शीट, और जो व्यक्ति यहाँ पर इस कैश सिस्टम को फॉलो करके हमारे ट्रांजेक्शन्स को इजीली अकाउंटिंग प्रोसेस में ले लेता है, उसको बैलेंस शीट भी बनाना इसमें ईजी पड़ती है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग दिया पढ़ा कि क्या रीज़न है कैश सिस्टम को ही इसमें फॉलो करने के या फिर अडॉप्ट करने के। ना हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद में जो थ्योरी दी हुई है वो है बुक्स केप अंडर कैश सिस्टम। कैश सिस्टम को अगर हम लोग हमारे ट्रांजेक्शन में एनपीओ में यूज़ करते हैं तो उसमें कौन कौन सी बुक को रखना पड़ता है। तो सबसे पहले है कैश बुक। कैश बुक में सारी तरह की जितनी भी हमारी कैश रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन रहते हैं वो कैश बुक में लिखे जाते हैं, चाहे वो रिसीव्ड के हों या फिर पेमेंट के हों। स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक्स रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, डिटेल रहती है, पूरा रिकॉर्ड रहता है कि हमारी उस कोऑपरेटिव में उस एनपीओ में प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास में कितना स्टॉक है, कितना हमारे पास फर्नीचर है, क्या स्टेशनरी है, कितनी बुक्स है, कितने इक्विपमेंट्स है, ये सारी चीज़ें डिटेल में रहती हैं। मेमोरेंडम बुक, मेमोरेंडम बुक यानी कैश सिस्टम को हम लोग इसमें रखते हैं क्योंकि हमारे पास में सारा एक रिकॉर्ड रहता है जो कि जनरली किसी भी समय में हमें यूज़ हो सकता है। और इसमें कभी भी क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं लिखा जाता है, इसलिए हमें एक्चुअल हमारे बिजनेस की प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल पोजीशन हमेशा हमें मिल जाती है। सैलरी एंड वेजेस बुक, इसमें सैलरी और वेजेस बुक अलग से ऑर्गेनाइजेशन में प्रिपेयर की जाती है ताकि एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड उसमें मेंटेन किया जा सके। लेज़र, आफ्टर रिकॉर्ड इन द ट्रांजेक्शन ऑफ कंसर्न बुक दे आर पोस्टेड इन क्लासिफाइड मैनर इन द लेज़र। जब इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड हम लोग प्रॉपर मेंटेन कर लेते हैं तो उसके बाद में उसका सिस्टमेटिक वे में सही से लेज़र में ट्रांजेक्शन किया जाता है, जो कि हमारे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन को देने में हमें हेल्प करती है। इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, इसमें एक इन्वेस्टमेंट रजिस्टर भी तैयार किया जाता है जो कि अलग अलग वेरियस स्कीम के बारे में हमें बताता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जनता के लिए कब कब क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही है, क्या क्या योजनाएं बनाई जाती है जिसका हम लोग बेनिफिट ले सके। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट रजिस्टर में स्कूल और कॉलेज का अपना रजिस्टर रहता है। इंटरटेनमेंट क्लब और लाइब्रेरी सोसाइटी का अलग रहेगा। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का अलग रहेगा। लाइब्रेरी और बुक रेफरेंस सेंटर का अलग रहेगा। नर्सिंग होम और हॉस्पिटल का रिकॉर्ड अलग रहेगा। मतलब जो व्यक्ति जिस फील्ड में जिस प्रोफेशन में रहता है वो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इन रिकॉर्ड में रखता है, मतलब इन्वेस्टमेंट रजिस्टर में कि कहाँ हम किस चीज़ के लिए क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखी बुक्स केप्ट अंडर द केस सिस्टम। केस सिस्टम को जब हम फॉलो करते हैं तो हमें कौन कौन से रिकॉर्ड या कौन कौन सी बुक्स को रखना पड़ता है। नाउ हम लोग इस लेसन में जो हमें अकाउंट बनाने हैं या जो फॉर्मेट रहेगा हमारा, वो फर्स्ट रहेगा रिसिप्ट्स और पेमेंट का, सेकंड रहेगा इनकम और एक्सपेंडिचर का, और थर्ड रहेगी बैलेंस शीट। तो रिसिप्ट्स और पेमेंट को हिंदी में कहा जाता है प्राप्ति और भुगतान खाता। रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट क्या होते हैं, हम लोग इसका मीनिंग देखते हैं। इसमें दिया हुआ है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स इज प्रिपेयर फ्रॉम द कैश बुक आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड। रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर होने के बाद में, मतलब रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट कैश बुक के बाद में प्रिपेयर किया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। जब भी हमारा टारगेट पूरा होना रहता है या समय समय पे हम लोग कैश बुक को जब मेंटेन करते हैं तो कैश बुक के रिकॉर्ड को, कैश बुक को प्रिपेयर करने के बाद में हम लोग जिस अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं कैश की, वो रहती है रिसिप्ट्स और पेमेंट की। रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट से हमें ये पता चलता है, या रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट इस चीज़ का, इस ट्रांजेक्शन की एक समरी होती है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारे पास कितने रिसिप्ट्स हुए और कितना पेमेंट हुआ है। मतलब उस पर्टिकुलर समय में, उस मंथ में हमारे पास में कितनी रिसिप्ट्स यानी प्राप्तियाँ हुई हैं और कितना पेमेंट यानी हमने कितना भुगतान किया है। तो उस टाइम ड्यूरेशन में होने वाली प्राप्ति और भुगतान की जानकारी यानी रिसिप्ट्स और पेमेंट की जानकारी हम जिस अकाउंट में प्रिपेयर करेंगे या जिस कॉलम में हम लोग मेंटेन करते हैं, वही अकाउंट
डेबिट और क्रेडिट के कॉलम से हमें रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट बनाना रहता है। अब यहाँ पे रिसिप्ट्स और पेमेंट का मीनिंग पढ़ने के बाद में इसमें 2 डेफिनेशन दिए, जिसमें से कोई भी एक डेफिनेशन आप लोग इसके मीनिंग के साथ में करेंगे। आगे दिया हुआ है फीचर्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इसके क्या फीचर्स होते हैं रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट के, और मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट, और इसके बनाने की मेथड क्या है, इसमें किस तरह से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है हेडिंग, on the top of the account the name of the organization, receipts and payment account at the closing rate date of the year mentioned। मतलब हमें सबसे पहले रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में इस तरह से उसका हेडिंग लिखना है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट, जो भी हमारे पास में ईयर दिया होगा वो आ जाएगा, और रिसिप्ट्स और पेमेंट के साथ ही साथ में उस सोसाइटी का, उस संस्था का नाम आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का। फर्स्ट कॉलम हमेशा रहेगा रिसिप्ट्स का, यानी जो डेबिट होता है तो रिसिप्ट्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यानी शुरू का कॉलम हमेशा रहेगा रिसिप्ट्स का, और सेकंड कॉलम हमेशा रहेगा पेमेंट का। तो ये इसका फॉर्मेट था। आगे देखते हैं हेडिंग के बाद में रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। अब पर्टिकुलर इसमें कितनी रिसिप्ट्स हुई है तो उन सब रिसिप्ट्स का रिकॉर्ड हम लोग यहाँ पे मेंटेन करेंगे, और यहाँ पे सारे पेमेंट का रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन करेंगे। थर्ड नंबर पे दिया हुआ है कैश बैलेंस। लास्ट में इनकी टोटल लगाने के बाद में हम जो बैलेंस सीडी लिखते थे अभी तक, वो बैलेंस सीडी यहाँ पे मेंटेन होगा। मतलब हमारे पास में एग्जैक्टली जो एक्चुअल अमाउंट है वो निकल आएगी, मतलब कैश बैलेंस निकल आएगा। आगे दिया हुआ रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शन। रिसिप्ट्स और पेमेंट में सिर्फ कैश से रिलेटेड कैश ट्रांजेक्शन ही लिखे जाते हैं, मतलब जो एक्चुअल में हम लोग कर चुके हैं, जो नगद पैसा आ चुका है, या जो नगद पैसा हमने वाकई में बाहर दे दिया है, तो उन्हीं रिसिप्ट्स और पेमेंट को यहाँ पे लिखा जाएगा। एक्चुअल में प्राप्ति और भुगतान को लिखा जाएगा, उधार का व्यवहार इस अकाउंट में नहीं होगा। आगे दिया हुआ है कैपिटल रेवेन्यू आइटम। कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम इट्स रिकॉर्ड ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट वेदर दे आर रेवेन्यू एंड नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट। मतलब इसमें सिर्फ प्राप्ति और भुगतान से संबंधित ही चीज़ों को लिखा जाता है, रेवेन्यू और कैपिटल नेचर की एंट्रीज में रहेगी। नो रिकॉर्ड ऑफ एक्रूड इनकम एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसमें किसी भी तरह की एक्रूड इनकम यानी एडवांस जो हमें आने वाला है उसकी भी एंट्री इसमें कभी नहीं की जाएगी, और ना ही कभी आउटस्टैंडिंग की जाएगी। आउटस्टैंडिंग यानी भी बाकी होना, और एक्रूड यानी जो हमने अभी तक पे नहीं किया, तो इसमें उस तरह की ट्रांजेक्शन की एंट्री कभी भी नहीं होगी। नेक्स्ट नंबर पे दिया हुआ डेप्रिसिएशन एंड बैड डेब्ट्स। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट डज नॉट शो नॉन कैश आइटम लाइक डेप्रिसिएशन और बैड डेब्ट्स। रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में कभी भी डेप्रिसिएशन या बैड डेब्ट्स इस तरह की डुबत चीज़ों को कभी भी एंट्री या ट्रांजेक्शन नहीं किया जाता है। अनअर्न्ड इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस इट्स रिकॉर्ड ऑल इनकम रिसीव्ड including unearned income and all expenses paid including prepaid expenses because they are received and paid in cash। इसमें unearned income और प्रीपेड एक्सपेंसेस के सभी तरह के ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, चाहे वो कभी का भी किसी भी ईयर का हो। बैलेंस शीट इज नॉट मेड। रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट के साथ में कभी भी बैलेंस शीट मेंटेन नहीं की जाती है। अब आगे दिया हुआ है डीमेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसके क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, क्या सीमाएं होती है रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट की, अब हम लोग वो देखते हैं। ओनली कैश ट्रांजेक्शन। रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में हमेशा कैश ट्रांजेक्शन ही लिखे जाते हैं, अदर चीज़ों को क्रेडिट से रिलेटेड कभी भी ट्रांजेक्शन इसमें नहीं लिखे जाते, तो एक्चुअल रिकॉर्ड या एक्चुअल बैलेंस निकालना बहुत मुश्किल रहता है। आगे दिया हुआ है बोथ रिवेन्यू एंड कैपिटल आइटम। रिवेन्यू और कैपिटल से रिलेटेड दोनों आइटम्स इस अकाउंट में लिखी जाती है, जिसकी एक्यूरेसी हमें पता नहीं चल पाती है, या एक्चुअल में सरप्लस है या डिफिशिएट है वो पता नहीं लग पाता है। बैलेंस शीट इज नॉट मेड। इसमें कभी भी बैलेंस शीट में प्रिपेयर नहीं की जाती है, बैलेंस शीट इसमें कभी भी मेंटेन नहीं की जाती है, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल पोजीशन हमें पता नहीं लग पाती है। तो इसमें बैलेंस शीट नहीं बन पाने के कारण या बैलेंस शीट का रिकॉर्ड नहीं होने के कारण उस ऑर्गेनाइजेशन के एक्चुअल कंडीशन या एक्चुअल पोजीशन निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। आगे दिया हुआ है डिफरेंसेस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट और कैश बुक। अब रिसिप्ट्स, पेमेंट और कैश बुक क्या होती है, तो इसके डिफरेंसेस आप खुद से करेंगे। 8 पॉइंट दिए हुए, 5 पॉइंट आप लोग करना खुद से, क्योंकि कैश बुक भी हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं पीछे कैश का, और रिसिप्ट्स और पेमेंट भी हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, इसलिए कैश बुक और रिसिप्ट्स और पेमेंट का जो डिफरेंसेस है वो लोग आप खुद करेंगे। ना हम लोग थर्ड नंबर पे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनके सोर्सेज क्या होते हैं, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इनकम और एक्सपेंडिचर के सोर्सेज क्या होते हैं, तो वो अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इनकम के सोर्सेज देखते हैं कि किन चीज़ों से इन्हें पैसा प्राप्त होता है।
फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, गिफ्ट्स, गवर्नमेंट एड, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट्स एंड शोज एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों से अगर कुछ भी इन सब में से रिलेटेड कुछ भी ट्रांजेक्शन दिया है तो वो हमेशा माना जाएगा इनकम में यानी रिसिप्ट्स में। आगे दिया हुआ है हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर यानी पेमेंट के क्या क्या सोर्स होते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक्सपेंसेस यानी पेमेंट और ये इनकम यानी रिसिप्ट्स। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं इसमें हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस के क्या क्या सोर्स होते हैं। तो इसमें दिया हुआ है ऑफिस एक्सपेंसेस है, सैलरी है, वेजेस है, न्यूज़पेपर और मैगजीन है, स्पोर्ट्स आइटम यूज्ड है, रेंट है, स्टेशनरी यूज़ है, लाइटिंग है, पोस्टेज और टेलीफोन है, लीगल लोकल टैक्सेस है। इस तरह के अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास दी रहेगी तो वो हम लोग मानेंगे एक्सपेंडिचर में या एक्सपेंसेस में या फिर पेमेंट में। अब आगे दिया हुआ है फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। फॉर रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या चीज़ें। तो फर्स्ट कॉलम मैंने अभी बताया था आपको हमेशा रिसिप्ट्स का रहेगा, रिसिप्ट में पर्टिकुलर अमाउंट, पेमेंट सेकंड कॉलम रहेगा पर्टिकुलर अमाउंट। रिसिप्ट्स में क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, सबसे हम लोग पुराना बैलेंस अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया तो बैलेंस BD लिखेंगे इफ़ एनी, मतलब अगर दिया हो तो। एंट्रेंस फीस है, लाइफ मेंबरशिप है, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, इनकम फ्रॉम लेक्चर है, किसी भी चीज़ से अगर इनकम हो रही है, रिसिप्ट हो रहा है तो वो रिसिप्ट की साइड में आएगी और उसकी टोटल बाहर आ जाएगी। किसी भी तरह के एक्सपेंसेस अगर हमने करे, हमने कहीं पे भी खर्चा भुगतान किया है तो वो सारे पेमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। सेम चीज़ है, दोनों साइड की टोटल लगेगी। इधर अगर बैलेंस BD आया है तो बैलेंस CD आ जाएगा, टोटल लगेगी दोनों साइड की और पुराने बैलेंस को छोटी साइड की टोटल को माइनस करेंगे। तो फॉर्मेट आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से हमको क्वेश्चन करना है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। रिसिप्ट्स और पेमेंट का दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर पूजा क्लब ऑफ पूजा क्लब। पूजा क्लब के लिए हमें रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट बनाना है। नेपा नगर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। 1 जनवरी 2018 बैंक बैलेंस दिया 4,000 रुपये। तो देखिए हमने कोई बैंक बैलेंस लिख लिया 4,000। सेकेंड नंबर पे हमारे पास में दिया हुआ है मेंबरशिप फीस है। The club has 400 members paying annual subscription ₹30 each. 50 members have not paid their subscription for the year ended. 20 members have paid their subscription for the next year. ये एडजस्टमेंट हम लोगों ने कर लिया, कितना कितना पैसा आया है ये हो गया। आगे थर्ड नंबर नेक्स्ट नंबर पे दिया हुआ है क्लब रिसीव्ड इंटरेस्ट 50 रुपीज़ फ्रॉम अकाउंट्स 25 टू नॉट येट टू बी रिसीव्ड। 50 रुपये में इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो ये इंटरेस्ट की भी हम लोगों ने एंट्री कर दी। नेक्स्ट नंबर पे हम लोगों को दिया हुआ है फर्नीचर 1,000 रुपीज़ पेड इन एडवांस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर फॉर फर्नीचर। फर्नीचर का हम लोगों ने 1,000 रुपये एडवांस में दे दिया अगले महीने का। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फैन फॉर इलेक्ट्रिक फैन इच कॉस्टिंग 450 परचेज ऑन क्रेडिट बट 1,200 हैज़ बिन पेड। 2,500 रुपये के हम लोगों ने पंखे खरीदे थे लेकिन उसमें से अभी हम लोगों ने एक्चुअल में जो पे करे वो कितने हैं 1,200। तो इलेक्ट्रिक फ़ैन के नाम से हम लोगों ने 1,200 लिख दिए। आगे हमारे पास में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस पेड 250, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड 25 रुपीज़ आर आउटस्टैंडिंग। 250 इलेक्ट्रिक चार्जेस था लेकिन 25 अभी आउटस्टैंडिंग है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हमने एक्चुअल में लिखा है हम वही लिखेंगे। आगे दिया हुआ रेंट फॉर द बिल्डिंग ऑफ द क्लब 150 पर मंथ हैज़ बीन पेड अप टू अप्रैल 2019। अप्रैल तक का हम लोगों ने इकट्ठा पैसा भर दिया है तो वो रेंट के नाम से एंट्री हो गई। आगे हमारे पास में दिया हुआ टाइपराइटर और टाइपराइटर इज परचेज ऑन क्रेडिट ₹5,000। अब देखिए ये जो है क्रेडिट यानी उधार हम लोगों ने टाइपराइटर खरीदा तो इस टाइपराइटर की एंट्री इसमें नहीं होगी क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि इसमें जो ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं वो हमेशा कैश से रिलेटेड होते हैं और टाइपराइटर चूँकि यहाँ पर 5,000 का उधार खरीदा गया है इसलिए टाइपराइटर की एंट्री हम इसमें नहीं करेंगे। बस टोटल लगाएंगे, दोनों साइड की टोटल लगाएंगे, जिस साइड की भी टोटल हमारी छोटी रहेगी उधर हमारा आ जाएगा बैलेंस CD। तो इस तरह से हम लोगों ने रिसिप्ट पेमेंट तक के क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 और पूरी थ्योरी देखी है। इस थ्योरी को आपको लर्न करना और एग्जाम्पल नंबर 1 के बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चन करना है। तो बस अब आप लोग देखिए किस तरह से होगा। थ्योरी पर लर्निंग पे ध्यान दीजिए। किसी भी तरह की कुछ क्वेरी आती है तो आप लोग पूछ सकते हो।